हेलो दोस्तों, आज की मेरी कहानी है सासू माँ का ताना। अनीता की सास ने फोन पर बात करने के बाद बहू को बुलाया और कहने लगी, देखो बहू, आज नाश्ता मत बनाना। आज हमें सुषमा के ससुराल जाना है। आज उसकी सास की तबीयत खराब है। सुषमा का फोन आया था तो बता रही थी, तो हमें उन्हें देखने जाना है। हम उन्हें देखकर आ जाते हैं। तो सुषमा ने कहा कि रात का खाना भी हम लोग वहीं खा लेंगे, और वैसे भी सुरेश बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ है, तो हम लोग इतनी रात को वापस नहीं आएंगे। हो सकता है कि वह लोग हमें वहीं रोक लें। अनीता बोली, ठीक है मम्मी जी। इतना बोलकर तैयार होने के लिए चली गई। थोड़ी देर के बाद वह लोग सुषमा के ससुराल रवाना हो गए। वहां पहुंचने के बाद अब यह दोनों तो जाकर हॉल में बैठकर सुषमा की सास से बातचीत करने लगे, और उधर सुषमा और उसके पति मोहन ने मिलकर पूरा खाना तैयार कर लिया। मोहन सुषमा के साथ मिलजुल कर सारे काम करवा रहा था, यहाँ तक कि खाना खिलाने के लिए खाने को वह टेबल पर ले आया और खाना निकाल कर खिलाने में भी मदद कर रहा था। तभी अनीता की सास बोल पड़ी, दामाद जी, आप तो घर के सारे काम में मेरी बेटी की मदद कर लेते हैं। सच में मेरी बिटिया की किस्मत बहुत अच्छी है जो उसे आपके जैसा होनहार पति मिला है। मैं तो धन्य हो गई दामाद जी। आप तो बिल्कुल मेरी बेटी के लिए परफेक्ट हैं। सास की बात सुनकर अनीता हैरान ही रह गई। उसे याद आने लगा हर वह पल जब उसका पति उसकी मदद कराता था। तब उसकी सास कौन कौन सा ड्रामा करती थी। वह महीने भर पहले की घटना में खो गई। एक दिन ऐसे ही सुरेश अनीता को सहारा देकर घर के भीतर ले आया। अनीता सोफे पर बैठी तो सुरेश दवा खाने की रिपोर्ट और दवाइयाँ उसके हाथ में थमाते हुए बोला, तुम जरा कमरे में जाकर आराम करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और शाम का खाना मत बनाना। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आकर बना लूंगा। माँ को कुछ मत बोलना वरना वह खामखा नाराज हो जाएगी। अनीता ने सहमति में सिर हिलाकर हामी भर ली और अपने कमरे में जाकर दवाई खाकर थोड़ा आराम करने लगी। सुबह से ही उसे बहुत तेज बुखार आ रहा था और शाम में उसे उल्टियां भी हो रही थी, तो उसने सुरेश को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहा था। सुरेश 2 घंटे की ऑफिस से छुट्टी लेकर आ गया था और उसे डॉक्टर को दिखाकर फिर से ऑफिस जाने के लिए निकल गया था। डॉक्टर ने अनीता को बेड रेस्ट करने के लिए कहा था, लेकिन उसे अच्छे से यह बात पता था कि ससुराल में उसे बेड रेस्ट कहाँ मिल पाएगा। वैसे भी उसकी सास तो उसे 1 सेकंड भी बिस्तर पर लेटते हुए देखती थी तो 10 तरह के काम निकालकर उसे आवाज लगाकर बुलाने लगती थी। अभी उसकी सास घर पर नहीं थी, शायद कहीं मार्केट गई हुई थी। तो अनीता बेड पर बिस्तर लगाकर आराम से आंखें बंद कर कर लेट गई और थोड़ी ही देर में दवा खाने के असर से उसे नींद आ गई। रात को जब उसकी नींद खुली तो सुरेश घर आ चुका था। उसे उठता हुआ देखकर सुरेश कहने लगा, क्या हुआ, माँ अभी तक आई नहीं, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मैंने उन्हें फोन भी लगाया था लेकिन उन्होंने मेरा फोन भी नहीं उठाया। तो अनीता कमजोरी सी आवाज में बोली कि जब मैं अस्पताल जाने के लिए तैयार हो रही थी तब उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं मार्केट जा रही हूँ। शायद मार्केट में कुछ ज्यादा ही समय लग गया। खैर सुरेश कहने लगा कि मैं जा रहा हूँ रसोई घर में, तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने को कहा है ना, तो तुम आराम करो। अनीता कहने लगी, नहीं, अभी माँ जी आ जाएंगी और देखेंगी कि उनका बेटा रसोई घर में है तो बेकार में 2-4 बातें सुनाएंगी। मैं ही जाकर कुछ बना लेती हूँ। तभी सुरेश के फोन की घंटी बजी। उसकी मम्मी का ही फोन था। सुरेश ने फोन रिसीव किया तो उसकी माँ कहने लगी, सुन बेटा, बहू कहाँ है? बहू से कह देना कि मेरे लिए आज खाना ना बनाए। मार्केट में हमने भारी नाश्ता कर लिया है तो आज मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। मेरे लिए दुकान से दूध ले आना, मैं पीकर सो जाऊंगी। सुरेश कहने लगा, वह सब तो ठीक है माँ, पर तुम घर कब आओगी? तो उसकी माँ कहने लगी, बस बेटा, थोड़ी ही देर में मैं यहाँ से निकल रही हूँ, यही टैक्सी का इंतजार कर रही हूँ, जल्दी ही घर आ जाऊंगी। सुरेश कहने लगा, ठीक है मम्मी, आराम से आना और अपना ध्यान रखना।
इतना कहकर उसने फोन काट दिया और अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो मम्मी को आने में अभी समय लगेगा और मम्मी ने बाहर से कुछ खा लिया है तो खाना भी नहीं खाएंगी, तो मैं जल्दी से सब्जी और चावल बना लेता हूँ और जल्दी से खाना खा लो, फिर दवाई भी दे देता हूँ मैं तुम्हें। इतना कहकर सुरेश रसोई घर में चला गया। अनीता भी उसके पीछे पीछे आ गई तो सुरेश ने उसे अपना कसम देकर बिस्तर पर जाकर लेटने के लिए कह दिया। वैसे भी सुरेश काफी परेशान रहता था क्योंकि उसकी पत्नी को घर की रसोई और घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों को संभालते हुए जरा भी आराम नहीं कर पाती थी उसकी पत्नी। वह अपनी मम्मी के स्वभाव को अच्छी तरह से जानता था। उसकी मम्मी बहू को एक सेकंड भी खाली नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए उसकी मम्मी उससे तरह तरह के काम करवाती रहती थी। घर का काम खत्म करने के बाद जब वह थक जाती थी तो अनीता का थोड़ी देर आराम करने का मन करता था। तभी उसकी सास कहने लगती थी कि चल बहू, चावल खत्म होने वाला है, हम दोनों मिलकर चावल पछोर लेते हैं। अगर चावल पछोरना नहीं रहता तो कहती कि फ्रिज बहुत गंदा हो गया है, बहू आज फ्रिज ही साफ कर दे। मतलब कुछ न कुछ काम निकाल कर बहू को खाली बैठने नहीं देती थी और खुद आराम फरमाते हुए बालकनी में चारपाई डालकर लेटी रहती थी। लेटते लेटते उसे कब नींद आ जाती थी पता ही नहीं चलता था। हाँ, लेकिन वह उठ उठ कर वो ये जरूर देखती थी कि बहू सारा काम समय से पहले खत्म करती है या नहीं। अनीता को काम करने में दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी तब उसे थोड़ी परेशानी हो जाती थी। अनीता कितनी भी बीमार हो, उसकी सास उसे बीमारी में भी आराम करने नहीं देती थी। खैर, आज तो उसकी सास घर पर नहीं थी। थोड़ी देर के बाद उसके पति ने उसके लिए काढ़ा और अपने लिए चाय बनाकर ले आया। साथ में चकली और नमकीन भी थे। काढ़ा पीने के बाद अनीता को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वो बोली, चलो खाना बनाने में मैं तुम्हारी मदद करवा लेती हूँ। सुरेश कहने लगा कि नहीं, तुम बिस्तर से नीचे नहीं उतरोगी। पता है ना, डॉक्टर ने क्या कहा था कि तुम्हें दवाई भी समय से लेनी है और ज्यादा से ज्यादा आराम भी करना है। मैं कह रहा हूँ ना, तुम बस आराम करोगी। मैं रसोई में जाकर जल्दी जल्दी खाना बना लेता हूँ। फिर वो रसोई में जाकर चावल चढ़ाने के बाद सब्जी काटने लगा। अभी आलू ही उसने काटा था कि तभी उसकी मम्मी घर पहुंच गई। वो तो सोच रही थी कि बहू रसोई में काम कर रही होगी, तो वह बहू को आवाज लगाकर बुलाने लगी, अरे ओ बहू, थोड़ा पानी तो ले आना। अब अनीता को सास की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। सुरेश ने मम्मी की आवाज सुनी तो वह तुरंत पानी लेकर हॉल में पहुंच गया। बेटे के हाथ में पानी देखकर उसकी माँ कहने लगी, अरे बेटा, तू रसोई घर में क्या कर रहा था? कहीं खाना तू तो नहीं पका रहा था? तुम दोनों को तो जरा भी शर्म नहीं आती है। तुम्हारे पिताजी तो रसोई की तरफ कभी झांकने भी नहीं आते थे। चाहे मेरी कितनी भी तबीयत खराब हो, कभी भी हाथ बटाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते थे। और एक तू है कि अपनी पत्नी के आगे पीछे घूमता रहता है। इतना सुनते ही सुरेश अपनी मम्मी को हैरानी से देखने लगा और कहने लगा, मम्मी, ये तुम क्या बोल रही हो? अनीता को तो मैंने ही उसे अपने कमरे में आराम करने के लिए कहा था। वह तो खाना बनाने जा रही थी, लेकिन मैंने ही उसे मना कर दिया। मेरे बहुत कहने पर तो वह अपने कमरे में आराम करने गई है। मम्मी, मैं रसोई घर में अकेला ही हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से रसोई घर में वापस चला गया। फिर उसकी मम्मी ने एक सांस में ही सारा पानी पी गई। फिर सोचने लगी कि आखिर बेटा अकेले रसोई घर में क्या कर रहा है। इसीलिए वह रसोई घर में ये देखने के लिए गई कि आखिर सुरेश वहाँ पर क्या कर रहा है। जैसे ही वह रसोई के अंदर पहुँची तो वो वहाँ का दृश्य देखकर 2 पल को हैरान रह गई और फिर गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगी, सुरेश, तू ये सब क्या कर रहा है? क्या तुझे इतना भी नहीं पता है कि घर का काम घर के आदमियों का नहीं होता है? इतना कहकर वह बहू को चिल्लाते हुए बुलाने लगी तो बहू भागती हुई आई। उसकी सास बहुत गुस्से में थी। बहू के आते ही वह बहू पर चिल्ला उठी, बहू, क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि ये सारे काम औरतों के होते हैं?
आदमी के नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बेटे से ये सब काम करवा रही हो। तब सुरेश बीच में बोल पड़ा, मम्मी, अनीता की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं ही सब्जी चावल बना रहा था। उसके बाद उसकी सास ने घर में वो हंगामा खड़ा कर दिया कि अनीता कुछ खाए बिना ही रोती रोती सो गई। अब अनीता की तबीयत और भी खराब हो गई थी, क्योंकि उसका बुखार सिर पर चढ़ गया था। फिर सुरेश आधी रात को उठा तो अनीता का बुखार बहुत तेज था। वह काफी घबरा गया, क्योंकि वह बेहोश हो चुकी थी। उसकी हालत बहुत बिगड़ती जा रही थी। उसने तुरंत ही जाकर अपने पड़ोसियों से कहा, तो वह लोग अपनी गाड़ी में उसकी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने तुरंत ही उसे एडमिट करने के लिए कह दिया था। थोड़ी सी लापरवाही के कारण आज उसकी पत्नी की जान चली जाती। सुरेश ने घर आकर अपनी मम्मी को फटकार लगाना शुरू कर दिया। सुरेश गुस्से में कुछ भी अनाप शनाप कह रहा था कि हम दोनों को ऐसे परिवार में रहने का क्या मतलब होता है, जहाँ एक दूसरे के लिए कोई प्यार ही ना हो। क्या फायदा ऐसे परिवार के साथ रहने का, जहाँ बीमार पड़ने पर एक इंसान दूसरे इंसान का साथ ना दे, उसके लिए दो निवाला तक ना बना पाए। अरे, उसे दवाई खानी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि सब्जी चावल बना लेता हूँ कि वह थोड़ा सा खाना खाकर दवाई भी खा ले। अगर वह खाना खाकर दवाई खा लेती तो उसका बुखार इतना ज्यादा नहीं बढ़ता। उसकी सास को तो उसका बीमार होना भी नाटक लग रहा था, लेकिन उस दिन के बाद से अनीता ने आगे से तय कर लिया था। अब उसकी सास कुछ भी बोलती या कुछ भी सुनाती थी, लेकिन उसका पति उसे बिल्कुल भी काम करने नहीं देता था। और जब उसकी तबीयत थोड़ी नॉर्मल हो जाती थी तो रसोई में उसकी मदद भी करा लिया करता था, और वह भी घर के कामों में अपने पति की मदद ले लिया करती थी। लेकिन आज जब सासू माँ ने अपने दामाद को देखा कि वो उनकी बेटी की मदद कर रहा है, तो अनीता की सास गर्व से फूले नहीं समा रही थी। तब अनीता से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बोल पड़ी, माँ जी, अब आप ननद जी को क्यों नहीं समझाती कि घर का काम आदमी का नहीं होता। देखिए ना बहनोई जी को, अपनी पत्नी के होते हुए भी कैसे भाग भाग कर सबको खाना परस कर खिला रहे हैं। तभी मोहन की माँ बोल पड़ी, अरे बेटा, मैंने अपने बेटे को कभी भी किसी काम को करने से मना नहीं करती। मैंने अपने बेटे को सब कुछ सिखाया है ताकि आगे चलकर यह अपनी धर्म पत्नी के साथ अच्छे से तालमेल बिठाकर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी के साथ साथ बाहर के काम भी संभाल सके। मैंने अपने बेटे को ऐसा बिल्कुल भी बनने नहीं दिया है जो कि पूरी तरह से अपनी जीवन संगनी पर निर्भर हो जाए। वैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आदमी बहुत मजबूत होते हैं और वह कभी भी किसी पर निर्भर नहीं होते हैं, लेकिन घर के कामों में तो हमें उनकी परवरिश इस तरह से करनी पड़ती है कि उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपनी धर्म पत्नी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। मगर मैंने अपने बेटे को सद्गुण संपन्न बनाया है। वह कोई भी काम के लिए अपनी धर्म पत्नी पर निर्भर नहीं रहता है, और तो और वो हम घर की औरतों को काम करते देखकर हमारे काम के महत्व को भी और उनकी थकावट को भी समझता है। इसीलिए जब भी मेरे बेटे को समय मिलता है तो वह बहू की मदद जरूर करता है, और मुझे अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। अनीता रोंधे गले से बोली, अरे मम्मी जी, मुझे आपकी परवरिश और आपके संस्कार पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। अगर हर माँ बाप अपने बेटे को ऐसे ही संस्कार और परवरिश देते हैं तो शादी के बाद कभी भी किसी भी लड़की को अपने ससुराल में दुख नहीं उठाना पड़ेगा। और आपकी जैसी सासू माँ अगर हर लड़की को मिल जाए तो हर लड़कियों को जैसे अपने मायके से प्यार रहता है वैसे ही अपने ससुराल से प्यार हो जाए। जैसे कि दादी माँ हमेशा आपकी तारीफ करते नहीं थकती। अब तो अनीता की सासू माँ एकदम से साइलेंट हो गई थी, और अब तो वो बहू से थोड़ा डरने लगी थी कि बहू कहीं उनका भांडा ना फोड़ दे और उनकी बेटी के ससुराल में सब कुछ उल्टा होने लगे, उनकी बेटी और दामाद में गलतफहमी ना हो जाए। लेकिन अनीता ने आगे कुछ भी बोलना जरूरी नहीं समझा, और कहते हैं ना
समझदार के लिए थोड़ा सा इशारा ही काफी होता है। अब तो अनीता की सासू माँ उस दिन के बाद से कभी भी अपनी बहू या बेटे को टॉर्चर नहीं किया और ना ही काम के लिए बार बार ताना कसा, क्योंकि जब ससुराल में बेटी को अपने पति से मदद मिल रही थी तो माँ जी को बहुत खुशी मिल रही थी। तो अब बहू जब भी बीमार पड़ती या स्वस्थ रहती तब भी सुरेश अपनी पत्नी की मदद करा लेता था। माँ जी के तो हाथ पैर बन चुके थे, क्योंकि अब वह चाहकर भी कोई शिकायत नहीं कर सकती थी। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।